सीनियर सिटीजन्स हैं उनके तमाम क्वायरीज आई, उनके तमाम सवाल आए, उस जो सवाल और जो क्वायरीज उनकी आई उसको लेकर के इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो आप सीनियर सिटीजन हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तब भी वीडियो को पूरा देखें। आप जो समाज के दूसरे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आप लोग बताएं कि उनके अधिकार क्या हैं, और वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हर ज़रूरतमंद तक, सीनियर सिटीजन तक ये बात पहुँचे और उनको पता लगे कि उनके अधिकार क्या हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आइए। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं। हालांकि हमारे जो पुराने कुछ वीडियोस हैं हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया कि सीनियर सिटीजन आखिर होते कौन हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि सीनियर सिटीजन जो होते हैं वे समाज के वे व्यक्ति होते हैं जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं, उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। इसमें अभी 2 कैटेगरी होती हैं, एक जो 60 वर्ष की आयु पूरे कर चुके होते हैं वो सीनियर सिटीजन होते हैं, और एक जो 70 वर्ष की 70 है ना, तो 70 वर्ष की जो आयु पूरी कर चुके होते हैं वे भी सीनियर सिटीजन होते हैं। लेकिन अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो जो 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनके जो अधिकार होते हैं, उनको जो राहत होती है, उनको जो चीज़ें मिलती हैं वो 60 वर्ष पूरी जो कर चुके होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही उनको मिलता है। तो बात करें उनको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, तो मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो मैं चाहूँगा कि कागज़ और कॉपी आप कलम लेके बैठें और इन चीज़ों को आप लोग नोट करते जाएं कि आपके अधिकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सरकारी पेंशन की। अगर आपको सरकारी नौकरी में आप रहे हैं तो आपको सरकारी पेंशन मिलती है। अगर सरकारी नौकरी में आप नहीं रहे हैं तो आपको जो सरकार द्वारा, जो प्रदेश सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, उसके द्वारा आपको विभिन्न तरह की जो हैं वो पेंशन दी जाती हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो पेंशन होती हैं वो आपको दी जाती हैं। तो जो नौकरी के अलावा जो लोग प्राइवेट कहें कि मजदूरी करके या प्राइवेट जॉब करके जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो जब वो ओल्ड एज हो जाते हैं, जब वो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तब वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, उन्होंने उनके लिए पेंशन का प्रावधान रखा है। ये पेंशन जो है वो स्टेट वाइज चेंज होते रहते हैं। तो किसी प्रदेश में ये 3000 हो सकती है, किसी प्रदेश में इससे ऊपर हो सकती है, इससे नीचे भी ये हो सकती है। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो आपको सरकारी पेंशन मिलने का आपका अधिकार है, आपको इसको लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। दूसरी बात करें कि टैक्स में छूट, तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको टैक्स में छूट भी मिलती है। ये छूट भी मैं आपको बता दूं कि जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको जो छूट मिलेगी उसकी अपेक्षा जो 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको छूट जो है थोड़ी सी ज़्यादा उनको यहाँ पर मिलेगी। और टैक्स जो होता है उनका, उसमें छूट जो उनको मिलती है। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, ओल्ड एज यानी कि वृद्ध जो महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी की बात करें तो वहाँ भी पुरुष और महिलाएं होते हैं। तो अगर वो महिलाएं हैं जो सीनियर सिटीजन की इस कैटेगरी में आती हैं, वो 60 वर्ष की हैं या 70 वर्ष की हैं, तो महिलाओं के लिए जो छूट का प्रावधान है, टैक्स रिबेट जो है, वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा और ज़्यादा उनको मिलता है। तीसरा अधिकार हम बात करें, बैंक जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं जिसको कि एफडी कहते हैं, तो एफडी में भी आप देखेंगे कि वहाँ पर जो उनको जो इंटरेस्ट की जो रकम होती है, इंटरेस्ट जो उनको मिलता है, अपनी जो जमा पूंजी उनकी होती है जिसको फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पर उनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो जो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है, वो जो किसी बच्चे की एफडी होती है या किसी वयस्क की या किसी 60 से जो नीचे होते हैं उससे ऐसे व्यक्ति की जो एफडी होती है, उस एफडी की अपेक्षा जो लोग 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको जो इंटरेस्ट रेट जो मिलता है एफडी पर, वो उस 60 वर्ष से कम आयु की जो एफडी होती है उससे अधिक जो है इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है। तो आपको बैंक की जो डिपॉजिट राशि होती है, अपने पैसे को जब आप बैंक में एफडी करते हैं वहाँ पर भी आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो और लोगों से ज़्यादा मिलता है। तीसरी हम बात करें कि आपको जो रेल होती है, बस होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पर जब आप रिजर्वेशन लेते हैं कहीं जाने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको अलग तरह की सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे जो पैसे होते हैं, जो जो उसका टिकट होता है रेल का या बस का, वो आपको आपकी एज के हिसाब से, अगर आप 60 प्लस 70 प्लस कर चुके हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको जो पैसा वहाँ पर देना है उस पैसे में आपको छूट मिलती है, आपसे कम पैसे लिए जाते हैं। जो लोग रेगुलर जो होते हैं, 60 से जो कम के जो लोग होते हैं उनकी अपेक्षा आपको कम पैसे वहाँ पर चुकाने पड़ते हैं। दूसरा, बस की या ट्रेन की हम बात करें तो जो सीट होती है, उस सीट में जो लोअर सीट होती है, निचली सीट जो होती है, वो खास तौर पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको लोअर बर्थ ही मिलेगा, आपको अपर बर्थ नहीं मिलेगा। अपर बर्थ जो होता है वो यंगेस्ट लोगों को, यानी कि जवान जो लोग होते हैं, वो उनको मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको लोअर बर्थ ही मिलेगा। तो ये भी बहुत सारे फ़ायदे आपको रेल और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है कई राज्यों में जो गवर्नमेंट हैं वो फ्री कार्ड की स्कीम जो चलाती हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो वहाँ पर जो है आप
वो कार्ड बनवा करके बस में और ट्रेन में उन स्टेट में आप फ्री में यात्रा कर सकते हैं। कुछ राज्य हैं जो नेशनल लेवल पर भी फ्री कार्ड जो है बनाते हैं, तो फ्री ट्रैवलिंग कार्ड बस का या रेल का जो बना रहे हैं उसको बनवा करके आप पूरे देश में जो यात्रा है उसको मुफ्त में यानी कि फ्री में कर सकते हैं। अगली बात करें पुलिस सेफ्टी की, तो पुलिस सेफ्टी जो होती है आमतौर पर ये शहरों में देखने को मिलती है, क्योंकि गाँव में इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गाँव जो होते हैं वो आज भी गाँव में एक जो माहौल होता है वो परिवार का माहौल होता है। कोई भी व्यक्ति गाँव में अगर उसके बच्चे जो हैं बाहर काम करने भी गए हैं, देश के किसी भी कोने में गए हैं या विदेश गए हैं, और ऐसा व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति अगर गाँव में रहता है तो गाँव के लोग ही उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि गाँव जो होता है एक परिवार की तरह होता है। वहाँ की जो कल्चर है, सभ्यता है, वहाँ आज भी ज़िंदा है। शहरों में उलट मामला है। शहरों में अगर कोई आदमी है, उसका जो उसके जो बच्चे हैं, फैमिली है, अगर वो उससे दूर रहते हैं, देश के किसी कोने में काम करने के लिए गए हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और उसके बच्चे जो हैं वो बैंगलोर में या मुंबई में जॉब करते हैं, तो वो साथ में नहीं रह पाते हैं, या कहीं फॉरेन कंट्री में विदेश गए हैं तो साथ नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है पुलिस जो होती है, पुलिस सेफ्टी वो ले सकते हैं। इसके लिए उनको क्या करना होगा कि अपने नज़दीकी जो उनका पुलिस थाना है, वहाँ जाके लिखित में उनको एक प्रार्थना पत्र देना होगा कि पुलिस सेफ्टी की आवश्यकता है। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल रोज़ उनके घर पर आकर उनका हालचाल जानेंगे कि कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत तो उनको नहीं है। और महीने में एक बार जो है पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, उस रैंक का कोई अधिकारी, सब इंस्पेक्टर की रैंक का, उनके घर जाकर पूरा उनका हालचाल जानेगा कि कोई तकलीफ़ उनको तो नहीं है, उनको सुरक्षा की जो कोई ज़रूरत तो उनको ऐसी नहीं है। वो उनकी जाँचें वो समय-समय पर इस तरीके से पुलिस जो करती रहती है। उनको जो मदद भी होती है, पुलिस उनकी वो मदद भी करती है, कहीं आने-जाने में उनकी मदद भी पुलिस करती है। इसके आगे हम बात करें तो जो संविधान का आर्टिकल 226 है, उसके जो अकॉर्डिंग जो रिट्स होती हैं, आप सब जानते हैं कि 226 का जो स्कोप है बहुत वाइड है। आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो रिट्स होती हैं किसी भी हाई कोर्ट में, तो उन रिट्स में भी अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप मान लीजिए आप किसी ज़िले में रहते हैं और दूसरे ज़िले में आपका केस चल रहा है, आप वहाँ जाने में सक्षम नहीं हैं, तो 226 की रिट करके उस केस को अपने ज़िले में आप अपने नज़दीकी जो आपका कोर्ट है वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आप चाहें आपका केस बहुत लंबा जा रहा है, आप चाहते हैं कि बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, तो आप उस हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं कि हमारा केस जो है जल्दी से जल्दी उसका डिस्पोज़ल हो जाए, जल्दी उसकी सुनवाई हो जाए, जल्द से उसका निर्णय, उसका आदेश आ जाए। तो इसमें भी आप 226 में इस माँग को आप कर सकते हैं, अपील प्रार्थना आप हाई कोर्ट से कर सकते हैं, और यहाँ भी आपको बहुत बड़ी राहत जो हाई कोर्ट से मिल जाती है। अब जो अगली बात मैं बताऊँगा बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। मेंटेनेंस की आप बात करें तो आपको लगता होगा कि मेंटेनेंस एक्ट तो पहले से मौजूद है, अलग से मौजूद है, यहाँ पर इसका क्या मतलब है? तो द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर जो एक्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए 2007 में ये बना था, इसका काम बिल्कुल अलग है। इसमें आप अपने ज़िले के डीएम या एसडीएम जो भी संबंधित अधिकारी जिसके इंचार्ज होंगे, ज़्यादातर डीएम जो होते हैं यानी कि जिलाधिकारी जो होते हैं वो उसके इंचार्ज होते हैं, उनको आप जाकर उनके पास जाकर अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, और न्यायालय से बहुत कम समय में यहाँ पर आपकी सुनवाई हो जाएगी। न्यायालय से बहुत कम खर्च में यहाँ आपकी सुनवाई हो जाएगी, और तुरंत आपको न्याय, बहुत जल्द कहेंगे, बहुत जल्द आपको न्याय जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एक्ट है उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जो किसी न किसी व्यक्ति से कहीं न कहीं परेशान हैं। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपने डीएम को मिलकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं, और डीएम इस एप्लीकेशन का निस्तारण जो है अपने स्तर से कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इसका इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। अगली बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में जो भी जो जो हेल्थ होता है, जो हेल्थ बीमा होता है, वहाँ हेल्थ बीमा से आपको पता ही है फ़ायदे कितने होते हैं। हेल्थ बीमा सब प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ बीमा तो लेना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है हेल्थ बीमा के अलावा गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं, और जो 60 प्लस और 70 प्लस के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे वो महिलाएँ हों या पुरुष हों, उनके लिए आयुष्मान कार्ड जो हैं वो खूब तेज़ी से बनाए जा रहे हैं, और खूब तेज़ी से उनको इलाज भी दिया जा रहा है। तो ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर आप 60 प्लस और 70 प्लस की श्रेणी में आते हैं और आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का हेल्थ बीमा नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी जो सीएचसी, जो जन सेवा केंद्र होते हैं, कंप्यूटर जहाँ लगा होता है, वहाँ से अप्लाई करवा करके इस आयुष्मान कार्ड को आप बनवा सकते हैं। आगे बात करें तो जैसे कि मैं कहूँ कि अन्य सुविधाएँ जो उनको मिलती हैं, जो पॉइंट मेरा 9 होगा ये, तो 9 पॉइंट मेरा ये है कि अन्य सुविधाएँ भी उनको मिलती हैं। जैसे कि हर विभाग में वो जाते हैं, तो जहाँ मान लीजिए कि लाइन लगी हुई है, जैसे बिजली का विभाग है या वाटर टैक्स बात कर सकते हैं, हाउस टैक्स की बात कर सकते हैं, ऐसे ही जो अन्य विभाग हैं, तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स की जो लाइन होती है अलग से होती है, या कहें कि उनकी लाइन नहीं होती है, वो सीधे भी बिना लाइन के भी सीधे जा सकते हैं।
और अधिकारी जो होते हैं उनको भी इस बात की उनको ऑर्डर मिले होते हैं पहले से, और उनको पता होता है कि सीनियर सिटीजन से किस तरीके से बात करनी है। सीनियर सिटीजन के लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट सीनियर सिटीजन 2007 में भी इस बात का प्रावधान किया गया है। कोई सीनियर सिटीजन अगर है और अपनी बात को वो कहना चाहता है तो उसकी बात को सबसे पहले सुना जाएगा, उसको वरीयता दी जाएगी उन यंगस्टर्स पर, उन जवान जो लोग हैं जो इंतजार कर सकते हैं उनके अपेक्षा उसको जल्दी सुना जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो होता है, वृद्ध नागरिक होता है, उसके शरीर में भी ज़्यादा जान नहीं होती, वो ज़्यादा संघर्ष भी नहीं कर सकता है, तो उसको वरीयता दी जाएगी उसको अपनी बात को कहने के लिए, उसकी बात को अधिकारी जल्दी सुनेंगे। तो ये भी एक उनका अधिकार होता है, उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और इस अधिकार को अपने को उनको लेना चाहिए। और सबसे लास्ट अब जो मैं बात आपको बताऊंगा, यानी कि पॉइंट नंबर 10 जो ये होगा, बात थोड़ी अजीब है, थोड़ी सही नहीं लगती बताने में, लेकिन हम जिस देश में, जिस संस्कृति में हम रहते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान जिसका नाम है, वहाँ पर इस वक्त जो है वृद्धाश्रम की भी शुरुआत हो चुकी है और बड़ी तादाद में जो है वृद्धाश्रम जो है वो देखने को मिलते हैं आपको। हालांकि गांव में जो है इनकी संख्या अभी बहुत कम है, शहरों में और जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी है, वहाँ इनकी संख्या देखने को बहुत ज़्यादा है। हालांकि प्रत्येक जो बच्चा होता है, जो औलाद होती है, उसका फ़र्ज होता है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करे। मेंटेनेंस एक्ट भी इसी बात को, वेलफेयर जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो भी इस बात को कहता है, समाज भी इस बात को कहता है, संस्कार भी इस बात को कहता है और मानवता भी इस बात को कहती है कि जो सीनियर सिटीजन यानी कि जो आपके माँ बाप होते हैं उनको, उनकी आपको बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो सेवा नहीं कर रहे हैं। गांव के जो लोग हैं अभी तक इस मामले में शहरों की अपेक्षा उनसे बेहतर हैं कि अपने माँ बाप की सेवा वो करते हैं। जो शहर का माहौल है वहाँ वो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, जो भी वजह उनकी हो। तो ऐसे में वो लोगों के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था जो है वो उनको अधिकार के रूप में एक मिली है, और सरकार ने बहुत सारे वृद्धाश्रम तमाम समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर, और सरकारी भी वृद्धाश्रम मौजूद हैं, यहाँ पर वो लोग रह सकते हैं। यहाँ वो लोग चाहें तो रात को भी रह सकते हैं, दिन में मान लीजिए वो कोई काम करते हैं तो उस काम पे अपने पे जा सकते हैं, रात को आके रह सकते हैं, या मान लीजिए वो कोई काम नहीं करते हैं तो वो 24 घंटे भी यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर रहने के लिए उनको किसी को कुछ भी नहीं देना होता है, यहाँ का रहना, खाना और जो उनकी दवाइयाँ होती हैं, चिकित्सा जो होती है पूर्ण रूप से वो फ्री होती है, उसका जो खर्च होता है वो सरकार वहन करती है। कई समाजसेवी संस्थाएं सरकार के साथ मिलकर वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम चलाती हैं और कई सरकारी ओल्ड एज होम भी चलते हैं। हालांकि ओल्ड एज होम देश में नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या करें, दुख होता है ओल्ड एज होम को देख करके, लेकिन ओल्ड एज होम बने हुए हैं तो ये भी आपका एक अधिकार है कि आप अगर किसी भी चीज़ से परेशान हैं तो आप वहाँ जा करके रह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को फॉरवर्ड शेयर ज़रूर करें, वरिष्ठ नागरिकों तक इस वीडियो को पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।